रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ा, फिर इसके नजदीक लाए तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी। इनमें ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो ये गुण है, यही वैद्युतीय गुण है। तो इसमें जो ये पहले प्रकार का गुण जो आया, इसमें इसको ये माना गया कि ये जो है, जो पहले प्रकार का इनमें ये गुण पैदा हुआ, ये आवेश है, इसको इन्होंने धनावेश का नाम दिया। और दूसरे प्रकार का जो ये गुण आया, ये इन्होंने कहा कि ये जैसे कांच प्लस रेशम, यदि हम इनको रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, और आबनूस प्लस बिल्ली की खाल, तो क्या देखा, ये जो छड़ है इनमें एक दूसरे प्रकार की प्रकृति का आवेश उत्पन्न हुआ, इसको इन्होंने ऋणात्मक, यानी धन और ऋण। इससे स्पष्ट हुआ कि आवेश जो विद्युत का गुण पैदा करने वाला जो कारक है, जो उन पदार्थों में घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ, वो किसके कारण है? इस आवेश के कारण है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इस प्रयोग से प्रोफेसर गिलबर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो समान आवेश होते हैं, सजातीय जो आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय जो आवेश होते हैं, अर्थात एक धन और एक ऋण, ये दोनों विजातीय आवेश हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। इनको यदि हम पास पास लाते हैं तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम आवेश को उत्पन्न होने के कारण को इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर समझना चाहते हैं, तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत सिंपली सामान्यतः क्या होता है, कोई भी परमाणु जो है वो उदासीन होता है, उसमें उतने ही मात्रा में धनावेश होता है और उतने ही मात्रा में ऋणावेश होता है। धनावेश उसके नाभिक के रूप में और ऋणावेश उसमें इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है, और उतना ही धनावेश और उतना ही ऋणावेश, तो दोनों परमाणु की प्रकृति को उदासीन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी पदार्थ में ये विद्युत में होने का कारण या आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या है कि जब हम इनको आपस में फ्रिक्शन कराते हैं या जब घर्षण कराते हैं, तो घर्षण के कारण एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है वो धनावेशित हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है वो ऋणावेशित हो जाता है। वेरी सिंपल, जो हमने पहले समझा था कि जैसे कांच और रेशम के कपड़े को एक दूसरे से घर्षण कराया, तो कांच की जो छड़ है उसमें जो गुण पैदा हुआ उसको धनावेश कहा गया, और दूसरी जो आबनूस की जो छड़ है जिसको हमने बिल्ली के खाल से रगड़ा, उसमें जो आवेश पैदा हुआ उसको हमने ऋणावेश कहा। यह भी स्पष्ट हुआ कि जो ये धनावेश होते हैं, यदि धनावेश को हम नजदीक लाने का प्रयास करते हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और वहीं जहां हम एक धनावेश और एक ऋणावेश को यदि हम पास पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन आवेशों के मध्य में एक बल कार्य करता है, उसकी प्रकृति आकर्षणात्मक भी हो सकती है और उसकी प्रकृति प्रतिकर्षणात्मक भी हो सकती है। इस संबंध में जब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की हम बात कर रहे थे, तो कोई भी जो परमाणु जब इलेक्ट्रॉन की कमी उसमें हो जाती है
तो वो धनावेशित हो जाता है। जैसे सिंपली आप समझेंगे कॉपर, कॉपर के बारे में आप सुना, कॉपर जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसपे 2 धनावेश आ जाते हैं, जिसको हम इस तरह से धनायन के रूप में व्यक्त करते हैं। इसको आगे क्रमशः हम आगे देखते रहेंगे, जहां जहां हमारे पास इस तरह का संभावना आएगी आगे फिर से समझेंगे। तो इन आवेशों के बीच में लगने वाला जो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति का जो बल है, इसके संबंध में इस बल के परिमाण को ज्ञात करने के लिए, इस बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया, जिसको कूलाम के नियम से हम लोग जानते हैं। तो हम कूलाम के नियम की बात करेंगे। कूलाम ने कहा कि यदि 2 बिंदु आवेश, ठीक है, कोई भी 2 बिंदु आवेश जो एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण जो बल है, उसका परिमाण उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ये 2 आवेश हैं, कोई भी 2 आवेश है, ये Q1 है, ये Q2 है, हम इनकी प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं। प्रकृति के अनुसार इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात की जाएगी। यदि देखिए, यदि ये दोनों धनावेश होंगे तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि ये दोनों ऋणावेश होंगे तो भी ये सजातीय हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और यदि ये बिंदु आवेश, इनमें से एक धनावेश हो और दूसरा ऋणावेश हो, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अर्थात इनके बीच में आकर्षण का बल कार्य करेगा। अब ये इस बल का परिमाण कितना होता है, इस संबंध में कूलाम ने कहा कि ये जो आवेश हैं, यदि वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हो, r दूरी पर हो, तो इनके बीच में लगने वाला जो ये, इन बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का जो ये बल है, इसका परिमाण इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देख लीजिए, बीच की दूरी ये है r और आवेशों का परिमाण Q1 और Q2। यदि हम इन दोनों को सम्मिलित कर दें तो ये इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। F किसके अनुक्रमानुपाती आएगा, Q1 Q2 अपॉन r²। अनुक्रमानुपाती हटाया, यहाँ पे एक नियतांक लगाया, इस नियतांक को हम यहाँ पे 1/4πε0 के रूप में व्यक्त करते हैं, k भी कह सकते हैं, लेकिन इसका प्रायोगिक मान 1/4πε0 के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां ε0 जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता कही जाती है। अर्थात यानी ये जो बल है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि आवेशों का मान जितना बड़ा होता चला जाएगा, आवेशों के परिमाण में जितनी वृद्धि की जाएगी, इनके बीच लगने वाला जो ये कूलाम बल है, इसको हम कूलाम बल की भी संज्ञा दे सकते हैं। ये जो कूलाम बल है इसका मान बढ़ता चला जाएगा, और यदि हम इनके बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो चूंकि बीच की दूरी के क्या है, ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इनके बीच लगने वाले बल के मान में कमी आएगी। यदि हम बीच की जो दूरी है इसकी दुगुनी कर देते हैं, यानी r क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो बल है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात बल क्या रह जाएगा, चौथाई रह जाएगा। इसलिए इस कूलाम के नियम को हम व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कह सकते हैं। यानी आवेशों के बीच लगने वाला जो ये वैद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, इसको हम कूलाम बल की संज्ञा भी दे सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या है कि सिंपली जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो जैसे ये डाइट है, हम बोलेंगे डाइट का क्षेत्र कहाँ तक है, डाइट का क्या क्षेत्र है, तो आप लोग स्पष्ट रूप से जाएंगे, इस डाइट की जो बाउंड्री देखेंगे तो आपको एक परिसीमा तय हो जाती है। आप कहते हैं कि ये डाइट का जो एरिया है वो इतना है, इस एरिया में हमारा डाइट स्थित है, ये इसका पूरा क्षेत्रफल है। ठीक इसी प्रकार से आवेशों की भी एक प्रकृति होती है, आवेशों का भी एक क्षेत्र होता है।
यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह परिसीमन या किसी भी चारों ओर का वह किसी आवेश बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश जो है प्रभावित हो, या हम कह सकें कि किसी अन्य आवेश पर जो है बल लगे, यानी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश प्रभावित होता है, तो हम कहते हैं कि ये इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है। आवेश का क्या है? ये विद्युत क्षेत्र। यानी यदि कोई हम आवेश यहां रखें तो ये आवेश जो है इसको यदि प्रभावित नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये आवेश जो है विद्युत क्षेत्र से, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र से क्या है? बाहर है। विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, यानी वह क्षेत्र केवल जिसमें कोई अन्य आवेश जो है बल का अनुभव करे या प्रभावित हो, वही इस आवेश का क्षेत्र कहलाएगा। विद्युत क्षेत्र की माप या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि हम विद्युत क्षेत्र को मापना चाहें तो हम ये कैसे मापें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे व्यक्त करें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम किसी भी आवेश के क्षेत्र में, क्षेत्र को हमने अभी जैसे स्पष्ट रूप से समझा कि विद्युत क्षेत्र किसे कह सकते हैं हम, यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करे। अब यदि हमें उस क्षेत्र का मापन करना है, उसकी तीव्रता को जानना है, उसकी प्रबलता को पहचानना है, तो उसके लिए हम इसकी तीव्रता को कैसे जानें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे कैलकुलेट करें? तो सिंपली क्या करेंगे, हम एक कोई सूक्ष्म एक परीक्षण आवेश, जो कि हमेशा हम कैसा लेते हैं, धन परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश हमेशा हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिवली। लेकिन ये कैसा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। यानी यदि हम इसको इस क्षेत्र में लाएंगे तो ये इस आवेश पर अपना कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यदि हम किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो वो कितने बल का अनुभव करता है, जितना उस पर बल लग, मान लिया ये हमारा आवेश है, ये इसका क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में हमने क्या किया, एक परीक्षण आवेश लिया है। परीक्षण आवेश मैंने बताया क्या, परीक्षण आवेश यानी एक और सूक्ष्म धनावेश होता है, ठीक है, जो किसी अन्य आवेश को प्रभावित करने में सक्षम नहीं हो सकता, यानी इसलिए हम उसको परीक्षण के रूप में मानते हैं। तो ये आवेश जब हम यहां लाएंगे तो इसको एक, क्योंकि एक क्षेत्र में आ गया है, तो ये एक बल का अनुभव करेगा। कितना इस पर बल लगेगा, इस बल को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हमको कैलकुलेट करनी है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर लगने वाले, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कर लेंगे, जो कि हम कूलाम के नियम से कर सकते हैं। और फिर इस परीक्षण आवेश का हम उसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, या हम कह सकते हैं परीक्षण आवेश की हम उसके साथ निष्पत्ति ज्ञात करेंगे। तो इसकी परिभाषा आप इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में, है ना, किसी बिंदु आवेश या किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश की जो निष्पत्ति होती है या उसका जो अनुपात होता है, वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। या ऐसा कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसको फॉर्मुलेशन करेंगे, कैसे लिख सकते हैं,